अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे प्योरिटनिज्म को कि प्योरिटनिज्म क्या है। और क्योंकि वी हैव बीन डिस्कसिंग द डिफरेंट थिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड सो फार, specifically in the 17th and 18th century, but the words there are few terminologies uh, that we have to understand, जैसे कि प्योरिटनिज्म है, कैथोलिसिज्म है, and there are different sect because if you want to understand the literature, तो उसके लिए आपने ये जो religious का जो जो sections है, you cannot ignore, you cannot avoid in order to completely understand what the literature of the country was, और उसका जो मैसेज था वो किस किस्म का था। सो प्योरिटनिज्म को अगर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट प्योरिटनिज्म इज, तो इट वाज अ religious movement. Puritanism specifically was a religious movement. Let me write it here. Puritanism. It was a completely religious movement. It was a religious movement, and that has been started in England in the late 16th century. शुरू होती हैं और ये prominent हो जाती है 17th century में। तो यहाँ पर इसके जो बिलीव्स हैं, ओरिजिन है, कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिक्स है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग जॉर्ज फर्स्ट, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो प्योरिटनिज्म के ओरिजिन को हम देखते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट। अब ये मूवमेंट बेसिकली तो जर्मनी में स्टार्ट होती है किंग लूथर के साथ, क्योंकि ये लोग रिफॉर्म्स लाना चाहते थे कैथोलिक चर्च में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। दे वर एंजॉयिंग देयर लग्जरियस लाइफ, दे डू नॉट हैव एनी कंसर्न विद द जस्टिस और विद द मोरालिटी। ज़िंदगी के हर एक इंजॉयमेंट वो लोग कर रहे थे, लेकिन जो कॉमन लोग थे, जो आम से लोग थे, दे वर सफरिंग ग्रेटली। और उनके लिए जज कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ तक कि जो रिलीजियस की इंडोक्ट्रिनेशंस थी, दे वर प्रेजेंटिंग देम wrong and they were presenting them for their own benefits। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि यहाँ पर चर्च में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत पेश आती है, एंड पीपल स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द रिफॉर्मेशन टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स इन द चर्च, और इसी को हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं। इट हैज़ इसकी एक कंप्लीट हिस्ट्री है, और इसको भी फिर हम किसी एक लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो प्योरिटनिज्म के साथ है। तो प्योरिटनिज्म जो है वो शुरू होती है, यहाँ से इमर्ज होती है फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट, क्योंकि कैथोलिक चर्च जब हेनरी द एट जब इग्नोर इन इंग्लैंड, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लैंड नाउ, कि जब हेनरी द एट, अब हेनरी द एट जो ये स्टेप लेता है कि ही वाज गेटिंग अवे, कि वो कैथोलिक चर्च से जो पोप था उससे अपने रिश्ते ताल्लुक वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लेता है, अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द चर्च डिक्लेयर कर लेता है, और इसके साथ साथ एक नए जो एक सेक्ट था कैथोलिक, एक कैथोलिक था, कैथोलिक, और दूसरा फिर हमारे पास प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेनिज्म, एक कैथोलिसिज्म और दूसरा प्रोटेस्टेनिज्म। तो ये प्रोटेस्टेनिज्म केम इनटू बीइंग, और जिसकी वजह से दे ब्रिंग द रिफॉर्म्स इनटू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, मूव अवे फ्रॉम द कैथोलिक प्रैक्टिसेस। तो सबसे बड़ी वजूहत ये थी कि वहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन थी। डिससेटिस्फैक्शन इसलिए थी विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड के, विद द चर्च ऑफ कैथोलिक्स के, एज आई सेड कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए नहीं थी, ज़्यादा वो अपने लिए थी। तो लोग, कुछ लोग जैसे कि किंग लूथर था, और इस तरह से और भी बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे जो वाइक्लिफ था और इंग्लैंड में, और तो जॉन कॉवेंट, हाँ, वो भी था इसमें। बहुत सारे इसमें आते हैं, रिफॉर्म रिफॉर्म ये जो मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन का जो मूवमेंट था, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको
स्प्रेड करने के लिए और बिलाखिरकार इंग्लैंड में रिफॉर्म्स आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड वजूद में आ जाता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड विद द जैसे ही प्रोटेस्टेंट केम इनटू बीइंग, इस तरह से फिर वो चर्च ऑफ इंग्लैंड भी केम इनटू बीइंग, वो भी आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोटेस्टेंट जब जिस वजह से आया था कि वह कैथोलिक की जो इनजस्टिस थे, कैथोलिक में जो करप्शन थी, जो इर्रेगुलरिटीज़ थी, जो लोगों के हकूक़ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो यही यही सारी चीज़ें प्रोटेस्टेंट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी कि वो थी अगेंस्ट द लॉ थी, अगेंस्ट द इक्लेसियास्टिकल जो लॉ थी, जो मज़हबी जो लॉ थी, जो उनका एक बाइबल था, उनका जो इंडोक्ट्रिनेशंस थी, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्टेंट वाले खुद कैथोलिक के अगेंस्ट खड़े हुए थे, तो वही सारी चीज़ें प्रोटेस्टेंट खुद अप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोग जो थे चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ वो वहाँ पर भी उनको डिससेटिस्फेक्शन था, वो इत्मीनान नहीं था उनको, वो खुश नहीं थे चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ। एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड हैड नॉट गॉन फार इनफ इन रिमूविंग कैथोलिक इन्फ्लुएंस इन रिचुअल्स। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रोटेस्टेंट खुद जो कैथोलिक के जो इन्फ्लुएंस था इसको ज़्यादा देर तक ख़त्म नहीं कर पाया। उनका कैथोलिक का इन्फ्लुएंस अभी भी था इंग्लैंड में और बहुत ही सारे लोगों को वो मुतासर कर रहा था। तो इस वजह से कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे इन सारे प्रैक्टिसेस की वजह से। ये जो एफर्ट कर रहा था चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये जो उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशंस थी, तो उससे कुछ लोग खुश नहीं थे। इसलिए तो एक ऐसा फ़िरका, एक ऐसा सेक्ट, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल सामने आए जिसको प्यूरिटन्स कहा गया। अब ये इसका मतलब जो था दे एम टू प्योरीफाई, क्योंकि इन्हीं प्योरिटनिज्म का मतलब एक्चुअली क्या था, प्योरीफाई। इससे इनका मतलब था कि ये क्या करें, ये प्योरीफाई करे, किसको करे, चर्च को प्योरीफाई करे एंड क्रिएट अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ वर्शिप बेस्ड ऑन द बाइबल, कि सीधा प्योरीफाई करे और एक ऐसा वर्शिप अमल में लाए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो एंड बेस्ड ऑन बाइबल ओनली, जो बाकी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता हो। अब यहाँ पर जो बिलीफ की अगर हम बात करते हैं प्योरिटनिज्म की, सो प्योरिटनिज्म एम्फेसाइज करता है किस चीज़ पर, उन्होंने ये चंद चीज़ें हैं। प्योरिटनिज्म एम्फेसाइज ऑन स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर। अब यहाँ पर प्योरिटनिज्म का ये अकीदा था, ये उनका बिलीफ था कि बाइबल जो है वो सोल अथॉरिटी है। बाइबल बाइबल वाज द सोल अथॉरिटी, कि बाइबल एक कंप्लीट अथॉरिटी है फॉर द क्रिश्चियंस फेथ एंड प्रैक्टिसेस। और वो लोग इनकरेज कर रहे थे रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बाइबल पर्सनली, कि हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग बाइबल पर्सनली इनको ये प्रमोट करना चाहते थे। दूसरा जो इनका जो एक और जो बिलीफ था प्योरिटन का, वो क्या था, मोरल एंड एथिकल एक स्टैंड पॉइंट व्यू था कि लिविंग जो है, रहना सहना जो है वो मॉरली होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए। क्या मतलब था इसका, कि वो लोग जोर दे रहे थे कि एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने की एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर वो लोग जोर दे रहे थे, इनकी अहमियत पर जोर दे रहे थे कि उसमें ज़िंदगी क्या हो, कि वो क्रिश्चियंस के जो मॉरल्स हैं, जो कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, उनके साथ वो अलाइन करे, उनके साथ मिले। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जो क्रिश्चियंस की जितनी भी मोरालिटी है या कोड्स हैं उस पर मबनी हो, और जिसका ये मतलब निकलता है कि जो पर्सनल डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिश्चियंस के क्या मॉरल थे कि
हार्ड वर्क आपको करनी चाहिए, आपने खुद अपने पर्सनल डिसिप्लिन भी आप में होनी चाहिए थी और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप में होनी चाहिए थी। तो ये मॉरल कोड थे क्रिश्चियंस के, और प्यूरिटन चाहते थे कि मॉरल एंड एथिकल ज़िंदगी गुजारा जाए जो इन्हीं क्रिश्चियंस मॉरल पर अपनी हो और बेस्ट करता हो। तो इसके साथ साथ एक और पॉइंट था, और वो प्री प्रीडेस्टिनेशन। और प्रीडेस्टिनेशंस का मतलब ये निकलता है प्रीडेस्टिनेशन कि many Puritan held a belief in a predestination, the idea that God had already chosen who will be saved and who will not, which significantly influenced their worldview and community dynamics. ये लोग समझ रहे थे कि मतलब खुदा ने, मतलब जो उनका गॉड था, वो पहले से ही डिसाइड कर चुका है कि किसको मैंने माफ़ करना है, किसको मैंने सज़ा देनी है, किसका क्या, मतलब प्री डेस्टिनेशंस है कि डेस्टिनी तो पहले से ही लिखी गई है कि किसकी क्या डेस्टिनी, क्या मुकद्दर, क्या तकदीर होने वाली है, आगे जाके क्या करेगा, किस तरह से रहेगा। तो ये सारे प्री डेस्टिनेशंस में वो लोग यकीन कर रहे थे। और एक और भी बात थी उसमें कि लोग कहते थे कि गॉड और जो फेथफुल लोग हैं, वहाँ पर वे पीपल आर वर एक्सपेक्टेड टू लिव राइचियसली इन एक्सचेंज फॉर द गुड गॉड फेवर्स एंड ब्लेसिंग। कि अगर लोगों को खुदा की फेवर चाहिए, खुदा की मदद चाहिए, उनकी रहमत चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए खुदा, तो फिर इंसानों को क्या करना है कि उन्होंने फेथफुल रहना है, और उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जो खुदा को पसंद हो, या जो फिर बाइबल में लिखी हो। तो इस तरह से ये सब कुछ होगा। अब यहाँ पर प्यूरिटनिज़म्स की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लुएंस की बात करते हैं 17th सेंचुरी पॉलिटिक्स में, तो एक तो ये जो एक अथॉरिटी थी, उसको अपोजिशन, जो मोनार्की चल रही थी, अपोजिशन अपोजिशन टू मोनार्कल अथॉरिटी, इसको अपोज कर रहे थे, अपोजिशन अथॉरिटी अपोज कर रहे थे, क्योंकि मैनी प्योरिटन्स तो यही समझ रहे थे कि जो किंग है 17th सेंचुरी के जो पॉलिटिक्स थे, मैनी प्योरिटन्स आर क्रिटिकल ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट, कि बहुत ज़्यादा कि जो किंग्स चार्ल्स फर्स्ट था, किंग चार्ल्स फर्स्ट, अब वो ये बहुत प्योरिटन क्या थे, वो क्रिटिकल थे, यू नो, एंड उसके जो बिलीफ थे इन द डिवाइन राइट ऑफ किंग, क्योंकि अब तक किंग किंग को एक ऐसा इंसान समझ रहा था कि जो गॉड के बाद जो दूसरा अगर पावरफुल इंसान है, अगर एक ऐसा इंसान जो जिस पर खुदा की खास रहमत है, खुदा की, गॉड की एक अच्छी सी ब्लेसिंग है, जो सेकंड नंबर पे आता है, वो किंग है। तो इसलिए किंग के बारे में कहा जाता था कि उसके पास डिवाइन राइट है। और ये इसी इसी चीज़ के हवाले से किंग चार्ल्स फर्स्ट जो था, जो मतलब वो रह रहा था, जिस तरह से वो हुक्मरानी कर रहा था, तो यहाँ पर प्योरिटन बहुत ज़्यादा उसकी हुक्मरानी पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, और इसकी जो डिवाइन राइट ऑफ किंग है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस तरह का इंसान गॉड का फेवरेट इंसान हो, क्योंकि किंग वर अपॉइंटेड बाय द, क्योंकि ये जो डिवाइन राइट ऑफ किंग की बात मैंने की, तो यही समझा कि जो जितने भी किंग्स है उसको कौन अपॉइंट करता है, गॉड अपॉइंट करते हैं, और किंग जो भी कहेगा उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर किंग तो बेवकूफ़ था, किंग तो पागल था, किंग तो एक जालिम किस्म का इंसान था, किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो मुल्क को डबो रहा था, जो मुल्क को सिर्फ और सिर्फ लोगों की ना तो परवाह थी, उसके लोगों पर टैक्सेस लगा रहा था। पार्लियामेंट को भी उसने तकरीबन 6 दफ़ा डिज़ोल्व किया था, क्योंकि पार्लियामेंट लोगों पर टैक्सेस नहीं लगाना चाहती थी, पार्लियामेंट किंग को पैसे नहीं देना चाहती थी, क्योंकि किंग क्या करता था कि अपनी फुलिश सुप्रीमेसी के लिए वो फाइट करना चाहता था, वॉर्स करना चाहता था, और वॉर के ज़रिए, जंगों के ज़रिए तो इकॉनमी पीछे चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, कोई पॉलिसीज़ नहीं आती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता। तो बेवकूफ़ किस्म का एक किंग था, या फिर हम कहेंगे कि एम्बिशियस टाइप एक किंग था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये लोग क्या थे, डाउट्स कर रहे थे, क्रिटिकल कर रहे थे कि किस तरह से डिवाइन राइट है कि इस जैसा इंसान हमारा किंग बन गया।
तो प्योरिटन बिलीव उनका ये मानना था कि अथॉरिटी शुड कम फ्रॉम द गॉड अलोन, के सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी जो है वो खुदा है, इसके अलावा कौन, कोई दूसरा नहीं है। दे सॉ द किंग्स एक्शन एज ओवररीच, कि तो इसके नतीजे में जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं इसी दौर में, जो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ये सारी वजूहात को, लेकिन हम फिलहाल से प्यूरिटन के जो अमल दरामद थे, ये जो उनका इन्फ्लुएंस था, उसको हम उस पर बात करते हैं। तो सिविल वॉर जब शुरू होती है, और सिविल वॉर कब शुरू होती है, 1642 से लेकर 16 वैसे तो ये 1649 में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट को बेहेड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये 51 तक चली जाती है। तो जो प्यूरिटन्स होते हैं, यहाँ पर जब टेंशन आती है बिटवीन प्यूरिटन्स एंड द मोनार्की, क्योंकि बादशाह और प्यूरिटन के दरमियान तो टेंशन आ जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा ये दो चीज़ें, ये जो टेंशन है, ये कंट्रीब्यूट करता है इंग्लिश सिविल वॉर में। सिविल वॉर उसको कहते कहा उस वॉर को कहा जाता है जो अंदरूनी जंग हो। अब प्योरिटन्स जो थे, खास करके जो लीडरशिप थी उनकी, ओलिवर क्रोमवेल उस टाइम की उनकी जो प्योरिटन्स की जो लीडरशिप थी, ओलिवर ओलिवर क्रोमवेल, जो लीडरशिप उनकी जो एक लीडरशिप थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपोज किया चार्ल्स फर्स्ट को, और जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट आया बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड द पार्लियामेंटेरियंस। तो जब यहाँ पर टेंशन आती है, तो किंग्स चार्ल्स बजाय ये कि वो मसले को सॉल्व करता, वो बहुत ही सख्त आयरन हैंड के साथ प्यूरिटन के साथ निमटता है, और इसकी वजह से राइज ऑफ पार्लियामेंट राइज ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री राइज ऑफ पार्लियामेंट्री पावर, ये पैदा हो जाती है, राइज ऑफ पार्लियामेंट्री पावर, जिस जिसका मतलब ये है कि प्योरिटन सपोर्टेड द आइडिया of a parliament more representative of the people interest. Their political ideologies helped shape a movement for a greater parliamentary control over the governance, which changed the entire political landscape of the England. कि प्योरिटन जो थे वो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है कि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होते हैं, कि डिस्पाइट इंस्टेड ऑफ द किंग्स फेवरेट पीपल आर इंस्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग। तो यहाँ पर जो प्योरिटन्स थे वो पार्लियामेंट्री कॉज को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। जो दूसरी चीज़ आती है कि जब जंग शुरू ख़त्म होती है, तो प्योरिटन्स ये हम इसको हेडिंग दे सकते हैं लेगेसी, लेगेसी, कि जब जंग खत्म होती है तो प्योरिटन्स के पावर में आते हैं, एंड दे ब्रीफली इंस्टेब्लिश अ कॉमनवेल्थ, और उनकी जो हुकूमत आती है उस हुकूमत को हम कहते हैं कॉमन वेल्थ, उस हुकूमत को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ अंडर द क्रोमवेल। And this period reflected the Puritan values, leading to a significant social and cultural changes. Social and cultural changes ये आती हैं, जिसमें सच एज द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। प्योरिटन जो था वो एक सिग्निफिकेंट, एक रिलीजियस एंड एक ऐसा कल्चरल फोर्स था 17th सेंचुरी इंग्लैंड में, जो फोकस करता है मॉरल लिविंग पर, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, क्रिटिकल व्यू ऑन द monarchical power played a revolutionary role in shaping political events during the King Charles I's reign, and ultimately contributing to enduring changes in the political structure of England. So that is about the Puritan. And in our next lecture, we are going to talk about some political events. The political event that has been happening, the political event that have been happening at that particular age, the age that is started with the death of the Queen Elizabeth, and that is ended
यू नो वी शॉर्टली हम जो 17th सेंचुरी है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास रेस्टोरेशन से भी रिवॉल्यूशंस भी हैं, सब कुछ आता है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकली एंड सोशली इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।